नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही सभी में। आपका माइक एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, जी आ रही आ रही है आवाज अभी? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हाँ हाँ जी जी। ओके। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सभी भाई। सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और फुल कर दीजिए। हेलो, जी जी सभी भाई, आ रही है। आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी ठीक ठीक, मैं वीडियो ऑन करता हूँ जी। आ हाँ, रही है ना अभी? आ रही है। तो इससे पहले अभी तक जो कुछ हमने हिंदुत्व या हिंदुइज्म के बारे में स्टडी की, वो मोस्टली आइडियोलॉजिकल थ्योरेटिकल पार्ट था, है ना। ये बाकी लोग आप म्यूट कर देते क्या, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता। अभी हम देखेंगे कि ये हिंदुत्व प्रैक्टिकली कैसे कन्वर्ट हुआ, यानी वो हिंदुत्व जो पहले आइडियोलॉजी में था, किताबों में था, वो अमली जिंदगी में जो है कैसे आया, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे हुआ। इससे पहले एक थोड़ा सा डिस्कशन हिंदू लव्स पे करेंगे। यानी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हिंदू लव्स का मतलब क्या होता। तो हिंदू जो वर्ड है उसको अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है ना। यानी गेविन फ्लड जो है हिंदुइज्म पर अथॉरिटी माने जाते हैं, उनकी जो किताब है इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, तो उसमें गेविन फ्लड ने लिखा है कि हिंदू लफ्ज इब्तिदा में एक पर्शियन टर्मिनोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल होता था उन लोगों के लिए जो दरिया सिंध के दूसरी तरफ रहते थे। हिंदू लफ्ज का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। धीरे धीरे लफ्ज उन हिंदुस्तानियों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो जैन, सिख, मुसलमान या ईसाई नहीं थे। हिंदू लफ्ज के साथ इज्म 1830 में आलाजाद के हिंदुओं ने जोड़ दिया। साम्राज्यी ताकतों के हिंदुस्तान आने से पहले हिंदुस्तानी माशरा जात, कबाइल, जमात, फिरका और जुग्राफियाई बुनियादों पर पटा हुआ था। तमिलनाडु के हिंदू को पंजाब के हिंदू से कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि दोनों के खुदा, रस्म रिवाजात, इबादत, किताबें और मुकद्दस शख्सियत अलग अलग थी। कोई कद्र उनमें मुश्तरक नहीं थी जो उन्हें मुत्तहिदा कौमियत का एहसास दिलाए। यानी गेन फ्लड ये कहता कि हिंदू जो वर्ड है वो पहले किसी रिलीजन को डिफाइन नहीं करता था, और हिंदू जो अलग अलग बटे हुए थे उनकी कास्ट की बुनियाद पर, उनके कल्चर की बुनियाद पर, उनकी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, कबीले की बुनियाद पर, है ना। यानी 1830 से पहले हिंदू जो लफ्ज है वो मजहब के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी स्वामी विवेकानंद ने अपने यहाँ लिखे कि हिंदू कौन है, तो स्वामी विवेकानंद लिखते कि हिंदू वो है जो अपने आप को हिंदू महसूस करे, जो अपने आप को हिंदू फील करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में हिंदुइज्म को ऐसे डिफाइन किया उनकी ऑटोबायोग्राफी में कि हिंदुइज्म मतलब हर इंसान के लिए हर वो चीज जो वो चाहे, है ना। यानी जो इंसान जो चीज करना चाहे अगर वो कर ले तो वो हिंदू है। स्वामी राम तीरथ ने लिखा है कि जो गाय को मुकद्दस माने वो हिंदू रहेगा।
है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू मजहब की जो है कोई डेफिनेशन नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि स्वामी विवेकानंद, फिर ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय, ये लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल शुरू किया कि ये सनातन जो है ये असल लफ्ज है और ये हिंदुओं को डिफाइन करता। अभी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मोहन भागवत कहते रहते हैं बार बार कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग हिंदू है, हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं वो कोई भी मजहब को माने लेकिन वो हिंदू है। वो ऐसा क्यों कहते? तो भागवत जब हिंदू कहते तो उसका मतलब क्या रहता? तो उससे मतलब उनका किसी मजहबी हिंदू से नहीं रहता, उसका मतलब ये रहता है कि वो लोग जो कल्चरली हिंदू है ना। कल्चरल हिंदू कौन है? तो उसको जो सावरकर ने डिफाइन किया कि हिंदू वो है जो इस भारतवर्ष यानी सिंध से लेकर समंदर तक को अपना जन्म भूमि और अपना धर्म भूमि मानता हो, तो वो हिंदू है। यानी यहाँ हिंदू ऐसे डिफाइन होगा कि जिसका मजहब भी यहाँ पैदा हुआ और जिसके माँ बाप भी यहाँ पैदा हुए। उसको आगे हेडगेवार ने एक्सप्लेन किया, उसकी जो किताब है अमृत वचन के अंदर ऑनलाइन अवेलेबल है किताब। हेडगेवार क्या कहता कि किसी मखसूस इलाके में रहने वाले लोग एक कौम हो जरूरी नहीं है, यानी कुछ लोग अगर एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक नेशन हो, बल्कि राष्ट्र नाम है एक कौम, एक मजहब, एक नस्ल, एक रिवायत और एक ही थॉट प्रोसेस के लोगों का एक इलाके में रहने का। अगर अलग अलग कौम और अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखने वाले लोग एक साथ रहेंगे तो वो एक कंट्री नहीं कहलाएगा। हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं की आबादी सरजमीन है। क्यों? क्योंकि उनकी हिस्ट्री, उनका रिलीजन और उनका कल्चर ये एक ही है ना। तो ये फिर इस तरह कल्चरल जो हिंदू है उसको डिफाइन किया गया। यानी आप देखिए कि हिंदू की डेफिनेशन बदल रही है। पहले उसकी डेफिनेशन रिलीजियस की गई, अब जो उसकी डेफिनेशन की जा रही है सेकंड फेज के अंदर वो कल्चरली उसको डिफाइन किया जा रहा है। यानी अटल बिहारी के आने तक वो डेफिनेशन कैसे हो गई? अटल बिहारी कहते हैं कि मक्का हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मुकद्दस अब भी रहेगा, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान मक्का से ज्यादा अजीज होना चाहिए। आप मस्जिद में जा सकते हो, नमाज अदा कर सकते हो, रोजा रख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको मक्का और हिंदुस्तान में किसी एक को चुनना हो तो आपको हिंदुस्तान ही को चुनना होगा। तमाम मुसलमानों में ये जज्बात होने चाहिए कि वो इस मुल्क के लिए जिए और इस मुल्क के लिए मरे। यानी ये द नेशन मैगजीन को 1998 में उनका इंटरव्यू था। यानी वो हिंदुत्व जो पहले रिलीजियसली डिफाइन हुआ, उसके बाद उसको आइडियोलॉजिकली डिफाइन किया गया और अब उसको कल्चरल उसकी डेफिनेशन की गई। यानी एक ही टर्म जो है तो वो बदल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कि पिछले 25 साल में जो हिंदू डिफाइन हुआ है, ये जो हिंदू अभी तैयार हुआ 25 साल के अंदर, अब ये इसके लिए अपूर्वानंद ने बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, ये पॉलिटिकल हिंदू है ना। यानी पहले एक रिलीजियस हिंदू था, फिर एक आइडियोलॉजिकल हिंदू बनाया गया, फिर एक कल्चरल हिंदू बनाया गया और अब जो हिंदू है ना, तो अपूर्वानंद कहते हैं कि ये पॉलिटिकल हिंदू है, ठीक है। यानी ये जो हिंदुओं का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा एक फेज से दूसरे फेज के अंदर, तो अब ये जो हिंदुत्व आने वाला हिंदू है ये एक पॉलिटिकल हिंदू है ना। यानी ये पूरा प्रोसेस से हो, इस प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा हमको पिछले 30-35 साल की बैकग्राउंड समझ पड़ेगी। यानी यहाँ मैं 2-3 चीजें जो है पैरेलली बयान करूंगा, है ना। यानी पहले एक वीएचपी का बीजेपी कैसे आगे बढ़ी, फिर वीएचपी का ग्रोथ कैसे हुआ, फिर उसमें पॉलिटिकल हिंदू कैसे बना, है ना, और उसमें दूसरे उन्होंने कैसे काम किया। आप देखिए कि हिंदुत्ववादी जो है वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में उनको एंट्री मिले, लेकिन उनको हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं मिल रही थी, है ना। कोई भी कामयाबी जो हाथ नहीं लग रही थी। जैसा 60s में अगर हम देखें ना, तो जैसा आजकल गाय के तहफ्फुज के नाम पर मूवमेंट चल रहे, तो 1960s में बहुत बड़े पैमाने पर मूवमेंट चले थे। यानी इतने बड़े कि पार्लियामेंट का घेराव कर लिया गया था कि गाय के तहफ्फुज के नाम पर गाय की सिक्योरिटी के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन उससे भी कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की जो डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ बहुत ज्यादा गठबंधन किया गया, बहुत ज्यादा पार्टी को एक जगह जमा किया, लेकिन वो भी कोई पॉलिटिकल कन्वर्जन उससे नहीं हुआ और संघ जो है मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी कोई पोजीशन नहीं बना पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा यानी और अगर थोड़ा पहले जाए तो यहाँ तक कोशिश की गई कि सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ जो है टाइप किया,
है ना, और मुस्लिम लीग के साथ भी उसने टाई अप करके 2 स्टेट में गवर्नमेंट बनाए। तो ये सारी कोशिशें जो है हिंदुत्ववादी थे, वो कहीं पर भी कोई कामयाबी उनको नहीं नजर, कहीं मिल नहीं रही थी। ये शायद किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा। तो हिंदुत्ववादी जो मुस्तकिल कोशिशें कर रही थी कि मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी कोई पोजीशन बन जाए, कोई कामयाबी हाथ आए, वो हाथ नहीं आ रही थी। लेकिन इसी बीच एक जो डेवलपमेंट पैरेलली चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, वो था बाबरी मस्जिद का इशू। ये इशू जो है पैरेलली डेवलप हो रहा था। यानी ये इशू तो काफी पुराना है, 100, 150, 200 साल पुराना, ब्रिटिश के जमाने से चला आ रहा था। लेकिन 1949 के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर काफी प्रोग्रेस हुआ। यानी जब मस्जिद में रातों रात मूर्तियां रख दी गई, वो जमाने में उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस के वो जमाने के जो लीडर्स थे वो ज्यादातर हिंदुत्ववादी थे। यानी पंडित नेहरू ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ऐसे लोगों के लिखा कि वो कई कांग्रेसी लीडर नेशनलिज्म के चौके में कम्युनल है ना। तो पंत जो है उसी कैटेगरी को बिलोंग करता था। तो पंत ने क्या किया कि बाबरी मस्जिद की जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज्यादा उसने ग्लोरीफाई किया, है ना। अब देखिए कि गांधी जी के कत्ल के बाद आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों पर पाबंदी लग गई थी। ये पीरियड जो था आरएसएस के लिए बहुत ज्यादा टफ था। उसके लाखों कारकुनान जेल में गए, है ना, करोड़ों रुपए उन पर खर्च हुआ। यानी यहाँ तक उनकी पोजीशन आ गई थी कि कई सेंटर्स उन्होंने अपने अलग हिंदुस्तान के बेच डाले थे और नागपुर का सेंटर तक यानी सेल के लिए निकाल लिए थे। इतना प्रॉब्लम में आरएसएस आ गई थी। दूसरी तरफ पटेल जो है उनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम कांग्रेस में शामिल हो जाओ तो मैं बैन हटा दूंगा। यानी ये पूरी सिचुएशन थी। तो उसी जमाने में गोरखनाथ मठ, जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो वहां पर बाबा दिग्विजय नाम का एक आदमी था जो मठ को चलाता था। उसने गांधी जी के खिलाफ बहुत सारी हेट स्पीचेस दी थी। तो जब गांधी जी के मर्डर के बाद संघ और उन पर बैन लगा, तो उसको भी जो है अंदर डाल दिया गया। वहां से आने के बाद उसने क्या किया कि अयोध्या में मस्जिद के सामने 9 दिन तक मुसलसल रामचरितमानस पढ़ता रहा, है ना। और 10वें दिन जब चुपके से मूर्तियां रख दी गई तो उसने कहा कि ये चूंकि मैं पढ़ रहा था 9 दिन से और 10वें दिन में रामलला प्रकट हो गए। अभी नेहरू ये पूरे डेवलपमेंट को देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि ये क्या चल रहा है ना। तो नेहरू की चिट्ठियां हैं, उस जमाने के कई लेटर्स है जो उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर थे उनको लिखे। यानी मैं कोट करता हूँ, उन्होंने लिखा कि अयोध्या मामले के डेवलपमेंट से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम पहली फुर्सत में जाती तौर पर इस मामले को देखेंगे। ये बिल्कुल ही एक खतरनाक किस्म की मिसाल कायम की जा रही है, इसके नतायज बहुत संगीन आ सकते। यानी नेहरू जो है इस पूरे डेवलपमेंट को देख रहे थे और वो समझ रहे थे, है ना। और कुछ और जो रिपोर्ट्स है गवर्नमेंट की, उससे ये बात भी पता चलती कि नेहरू ने मूर्तियों को मस्जिद से बाहर शिफ्ट करने के लिए भी कहा था। लेकिन पंत जो है वो कांग्रेसी थे लेकिन हिंदुत्ववादी थे, है ना। और वो बिल्कुल ही एक अलग पॉलिटिक्स कर रहे थे। और पंत माहौल की सूरत हाल खराब होने का बहाना करके टाल मटोल से काम ले रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि सिक्योरिटी इंतजाम के नाम पर मस्जिद में ताला लगा दिया। और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वो भी बहुत ज्यादा प्रो हिंदुत्व था। तो दोनों ने मिलकर क्या किया कि वो पूरी जो मस्जिद की जमीन थी उसको डिस्प्यूटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऐसा जमाना था चूंकि बंटवारे के फौरन बाद हुआ, यानी हिंदू पाकिस्तान के बंटवारे के बाद। तो मुसलमान चूंकि बंटवारे की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाली गई थी, तो मुसलमान बहुत डिफेंसिव पोजीशन में थे, है ना। तो मुसलमानों के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए कोई स्टैंड ले सके, है ना। तो उस जमाने के कई जो बड़े बड़े मुस्लिम एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, तो उन्होंने ये केस भी लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि वो पूरा जो मामला था बाबरी मस्जिद का वो डिस्प्यूटेड हो। अभी यहाँ पिक्चर में आती है वीएचपी। ठीक है, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा कि वीएचपी का ग्रोथ कैसे हुआ, लेकिन अभी मैं 1980 में जाता हूँ। वीएचपी जो है इसके 1980 में वीएचपी ने क्या किया कि राम मंदिर मूवमेंट शुरू किया 1980s में। ठीक है, वीएचपी क्या है? हिंदुओं की एक नॉन पॉलिटिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद हिंदू धर्म और कल्चर की हिफाजत करना है।
वीएचपी का जो बहुत सारे मकसद है उसमें से हिंदुओं को यूनाइट करना भी एक मकसद है ना। अब हिंदुओं को यूनाइट करने के साथ साथ मंदिर जो अलग अलग मंदिर है उनका प्रोटेक्शन भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो राम मंदिर को वापस लेना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वीएचपी का था। तो वीएचपी ने क्या किया कि पूरे मुल्क में यात्राएं शुरू की, है ना। यानी खटमंडू से शुरू होकर तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, सोमनाथ, कन्याकुमारी, ये ऐसा पूरा कवर करते हुए इन यात्राओं में क्या किया कि हिंदू नेशनलिज्म जो थे उसके जज्बात को बहुत ज्यादा भड़काया गया और भारत माता की जो मूर्तियां है पहली मर्तबा उसको फिजिकली बनाया गया और उसको सेल किया गया। सॉरी, एक 1989 में वीएचपी ने तीसरी यानी जो उनके अलग अलग धर्म संसद हुए तो थर्ड धर्म संसद उसने बुलाई, जिसमें दो बड़े फैसले किए गए। अव्वल ये कि पब्लिक लाइफ में हिंदू कल्चर को अपनाया जाए, है ना। और दूसरा ये कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटों की पूजा या शिलान्यास मतलब उसकी बुनियाद रखना शुरू किया जाए। फिर उसमें क्या किया कि वो संसद में राम मंदिर का मॉडल भी बनाया गया और ऐसी ईंटें बनाई गई जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था और ये ईंटों को पूरे हिंदुस्तान भर में फैलाया गया और इनकी पूजा के प्रोग्राम तय पाए। अब पूरे मुल्क के अंदर वो अलग अलग ईंटों को पहुंचाया गया और उनकी पूजा के प्रोग्राम रखे गए। इसका मकसद ये था कि हिंदुओं की जज्बात को भड़काना। अब इससे क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े पैमाने पर जुलूस होने लगे जिनमें हिंदुओं के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उनको भड़काए गए, जज्बाती तकरीरें की गई। अब हालांकि राम मंदिर जो है एक रिलीजियस इश्यू होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ही उसको एक पॉलिटिकल और एंटी मुस्लिम जो है मूवमेंट के तौर पे प्रमोट किया गया, जिसमें बाबर की औलाद, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, है ना, मुसलमानों के दो ही स्थान, पाकिस्तानी कब्रिस्तान, ये नारे जो है उसके अंदर लगाए गए। अब बहुत जल्द जो है ये मुहिम के इफेक्ट हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है दंगे शुरू हो गए। दंगे से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए। भागलपुर के जो मशहूर फसादात है वो उसी जमाने में हुए, उसमें हजारों मुसलमान मारे गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। और पूरे मुल्क से क्या किए कि फिर ईंटों को लाने का काम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया कि सब जगह से ईंटें। अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट में होता रहा, गवर्नमेंट इसको देखती रही और इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं थी। अब ये जो पूरा पीरियड था इसमें इंडिया बहुत ज्यादा पॉलिटिकल तब्दीलियों से गुजर रहा था ना, बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियां इंडिया में हो रही थी। शायद पार्टीशन के बाद सबसे ज्यादा तब्दीलियां 70s और 80s में हिंदुस्तान में शुरू हुई। 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने भिंडेश्वर प्रसाद मंडल, है ना, जिसको कहते हैं मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन की निगरानी में कमेटी बनाई, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में तालीमी यानी एजुकेशनली और इकोनॉमिकली तौर पर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजर्वेशन दे, है ना, दलित रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं। अब कमीशन में अपनी जो रिकमेंडेशन थे उसमें कहा कि हिंदुस्तान में 3700 मतलब 3743 अलग अलग कास्ट है जो कुल पॉपुलेशन का 52% है, जिनको सोशल और इकोनॉमिकल बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उसके लिए पब्लिक सेक्टर में 27% रिजर्वेशन की सिफारिश मंडल कमीशन ने, ठीक है। अभी 10 साल तक ये सिफारिशात सर्द खाने में पड़ी रही। 1989 में वीपी सिंह जब आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये सिफारिशात को जो है तो इम्प्लीमेंट करूंगा, यानी जो भी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस थे। अब ये जो था बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट था हिंदुत्ववादियों के लिए। हिंदू रिवाइवलिस्ट हमेशा से क्या चाहते थे कि हिंदुओं का गलबा हो, इसके लिए दलितों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते थे। अब अगर यानी आजादी के बाद दलितों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया या कास्ट की बेस पे रिजर्वेशन, हमेशा इसलिए ये लोगों ने उसका बायकॉट किया। अब ये जो क्या कहेंगे कि हम ट्रम्प कार्ड जो इन्होंने खेल दिया था वीपी सिंह ने, तो इससे ये लोग बहुत परेशान हो गए। तो ये एक सिनेरियो था जो डेवलप हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अटल और अडवाणी जनता पार्टी से अलग हो गए थे। जनता पार्टी चूंकि फ्लॉप हो गई थी और इन दोनों के सामने पार्टी ने दो ऑप्शन रखे थे कि या तो तुम जनता पार्टी में रहो या आरएसएस से रहो, तो इन्होंने आरएसएस के लिए जनता पार्टी को कुर्बान कर दिया, ठीक है। फिर आरएसएस ने खुद अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कायम कर दी और अटल बिहारी उसको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया।
अब अटल बिहारी जो है थोड़े से मॉडरेट लीडर उस जमाने में कहे जाते थे, तो उनका जो फिलोसफी थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी थी, तो उसको पार्टी की बेस बनाकर ये लोगों ने इलेक्शन लड़े। लेकिन इलेक्शन में बीजेपी बुरी तरह हार गई, उसकी सिर्फ 2 सीटें आई। यानी उस जमाने में इंदिरा गांधी का चूंकि मर्डर हुआ था, तो पब्लिक सेंटिमेंट्स कांग्रेस के सपोर्ट में चले गए, और राजीव गांधी के जमाने में 403 सीटें जो है कांग्रेस को मिल गई। अब ये जो वाजपेयी की मॉडरेट पॉलिसीज थी, उसकी वजह से बीजेपी की हार हो गई। तो उसके बाद बीजेपी ने डिसाइड किया कि हम अपनी पार्टी की लाइन चेंज करेंगे और हम जो हार्ड हिंदुत्व की तरफ आएंगे। और उन्होंने ये किया कि अटल बिहारी को पार्टी प्रेसिडेंट से निकालकर 1984 में एडवाणी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना। अटल बिहारी जो थे थोड़े से वो नेहरूवियन स्टाइल के पॉलिटिशियन थे, मतलब वो उसी कुर्सी पे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो ये हुआ कि जिस कुर्सी पे नेहरू बैठा करते थे, कुर्सी वहां से हटा दी गई थी। तो वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नेहरू की कुर्सी लाओ, मैं उसी पे बैठना प्रीफर करूंगा, है ना। तो वो मतलब प्राउडली ये बोलते थे कि मैं उसी कुर्सी पे बैठता हूँ जिसमें नेहरू बैठा करते थे, है ना। और कंपेरेटिवली थोड़ा मॉडरेट पॉलिसीज थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसकी वजह से ये हुआ क्या, बीजेपी हार गई। फिर वहां से अटल बिहारी को निकाल लिया गया, उसकी जगह एडवाणी को लाया। अब एडवाणी जब आए तो उनकी जो प्रायोरिटी थी वो हार्डकोर हिंदुत्व थी, और उस जमाने में हार्डकोर हिंदुत्व के लिए जो सबसे बड़ा इशू जो चल रहा था वो राम मंदिर मूवमेंट थी। तो एडवाणी ने क्या किया कि अब जो चैलेंजेस थे, एक तो मंडल कमीशन का चैलेंज, दूसरा पार्टी हार रही थी, तीसरा मुल्क के जो हालात थे वो बहुत डाइवर्सिफाई होते जा रहे थे। तो कहा जाता है कि मंडल को काउंटर करने के लिए एडवाणी ने जो पॉलिटिक्स की उसको कहते हैं कमंडल, है ना। असल कमंडल उस बर्तन को कहते हैं जो हिंदू साधु संत पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कमंडल उस बर्तन को कहते हैं जो हिंदू साधु संत पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एडवाणी ने क्या किया कि वीपी सिंह की मंडल पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए कमंडल पॉलिटिक्स यूज की। अब उस जमाने में इंडिया के जो हालात थे वो ऐसे थे जिसमें हिंदुत्ववादी को कई चीजें उनके सपोर्टिव मिली। जैसे शाहबाज था, जिसमें मुसलमानों के एहतजाज के सामने यानी गवर्नमेंट एक तरीके से झुक गई थी राजीव गांधी की। तो हिंदू मिडिल क्लास और रॉयलिस्ट लोगों ने उसको बहुत निगेटिव किया, है ना, कि मुस्लिम अपीजमेंट की कांग्रेस की पॉलिसी अब भी जारी है। कि मुस्लिम अपीजमेंट की कांग्रेस की पॉलिसी जारी है ना। अब राजीव गांधी की ने क्या किया, हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए, यानी एक तरफ जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए शाहबानों की इसमें अपना डिसीजन वापस लिया। अब उसको बैलेंस करने के लिए, यानी काउंटर बैलेंस करने के लिए राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए, है ना, और वहां पर हिंदुओं को शिलान्यास की इजाजत दे दी। ये ऐसी ब्लंडर मिस्टेक थी राजीव गांधी की कि जिसकी यानी क्या बोलेंगे हम, सजा कांग्रेस अभी तक भुगत रही है। अब ये कहना मुश्किल है कि राजीव गांधी ताले नहीं खुलवाते तो क्या अच्छी पॉलिटिक्स अलग होती, है ना। लेकिन बहरहाल ये तो है कि वो ताले खुलवाने की वजह से राम मंदिर की जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रांग है। तो अब एडवाणी ने क्या किया कि ऑफिशियली वीएचपी से टाई अप करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब फिर जैसे एक मैंने ये चीज बताया, दूसरा उस जमाने में अगर आप देखेंगे तो नेशनल टेलीविजन का नया नया जमाना था, है ना, और एक ही टीवी हुआ करता था। यानी हमको ये समझना पड़ेगा कि समाज में अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग टाइम पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो नेशनल टेलीविजन का जमाना था और एक ही चैनल हुआ करता था और सब लोग उसी से पूरा इंडिया अटैच था। तो रामानंद सागर का जो टेलीविजन सीरियल उस जमाने में आता था रामायण, वो ब्रॉडकास्ट होने लगा। बाद लोग कहते, कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत ही पॉलिटिकल ड्रिवन सीरियल था, इसको चालाकी से चलाया गया। बाद लोग कहते हैं कि वो एक नेचुरल स्टाइल में चला, लेकिन बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन उस सीरियल से फायदा ये हुआ कि राम एक नेशनल हीरो की उनकी इमेज बनी। उससे पहले राम मंदिर की या राम की वो इमेज नहीं थी। अब इस मकसद को जो है तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे कि इंडियन समाज पर टेलीविजन या फिल्में क्या असर है, तो अरविंद राजगोपाल की एक बहुत अच्छी बुक है, पॉलिटिक्स आफ्टर टेलीविजन, हिंदू नेशनलिज्म एंड द रीशेपिंग ऑफ पब्लिक इन इंडिया। वो बहुत अच्छी किताब है। तो उसमें उन्होंने काफी इसको क्रिटिसाइज किया है
यानी ये जो सीरियल था रामायण का, इससे बीजेपी को काफी फायदा हुआ। यानी आप देखिए इस सीरियल की पॉपुलैरिटी को बीजेपी का मकबूलियत का ये आलम था कि जो सीता और रावण का जो लोगों ने कैरेक्टर अदा करे थे, वो दोनों भी अगले इलेक्शन में बीजेपी की सीट से जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, ये राम मंदिर मूवमेंट में बीजेपी के लिए मामिल साबित हो रहे थे। अब राम मंदिर मूवमेंट की वजह से बीजेपी पार्टी को एक हम ये कहेंगे एक मूवमेंट मिला, एक हरकत उसके अंदर, एक हरारत उसके अंदर पैदा की। तो एडवाणी ने उसको और ज्यादा इनकैश करना शुरू किया। ठीक है, यानी 1989 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी की सीटों की तादाद जो है, यानी 84 में 2 आए थे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में 2 से बढ़कर 84 हो गए। जब एडवाणी ने देखा कि राम मंदिर तहरीक से उसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है, तो उसने डिसाइड किया कि अब पूरे मुल्क में जो है हम अवामी माहौल बनाएंगे और उसके लिए यात्रा निकालेंगे। तो एडवाणी ने क्या किया कि एक टोयोटा गाड़ी को लेकर रथ की शक्ल दे दी और रथ यात्रा निकाली। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिशियंस की सबसे ज्यादा कामयाब यात्राएं जो रही, तो वो एडवाणी की रथ यात्रा रही होगी। ठीक है, इस रथ यात्रा ने 8 स्टेट्स को ट्रैवल किया, जिसमें उसने तकरीबन 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये सोमनाथ से निकली, यानी बिल्कुल एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसको दिए गए। ये रथ यात्रा सोमनाथ से निकलकर अयोध्या, ऐसा उसका पाथ तय पाया। अभी यात्रा जिस भी शहर में जाती, वहां पर बीजेपी के जो भी कारकुनान रहते, वो समझो यात्रा 3 बजे रात को, 4 बजे रात को जब भी उनके यहाँ पहुंचे, वो शहर के बाहर पहुंचते, घंटियां बजा के, तालियां पीट का, जज्बाती नारों के साथ उसको जो है वेलकम करते। फिर जो रथ की मट्टी रहती है उससे तिलक करते है ना, और वहां पर जो है ब्लड डोनेशन करते, यानी अपना खून जो है उस रथ के लिए डोनेट करते। अब ये यात्रा जहां भी जाती तो वहां पर फसादात होते, दंगे होते, इसलिए उसको खूनी यात्रा कहा जाता है। यानी रामचंद्र गुहा ने इसके बारे में लिखा है कि मजहबी है ना, रिलीजियस, मुतशद्दिद, भड़काऊ और एंटी मुस्लिम, उसने 4 वर्ड के अंदर ये यात्रा को डिफाइन किया। एडवाणी की जो भी स्पीचेस थी, वो बाबर, राम, ये दोनों के गिर्द घूमती थी। यानी बाबर को क्रिटिसाइज करता था, राम को ग्लोरीफाई करता था। इस यात्रा में जहां भी ये यात्रा जाती, तो एडवाणी को लोग हथियार तोहफे में गिफ्ट करते थे हर जगह। तो प्रमोद महाजन ने कहा था कि हमको इतने हथियार मिले हैं कि इन हथियारों की मदद से हम एक दिन में राम जन्मभूमि को आजाद कर सकते हैं। पर 23 अगस्त को ये यात्रा जो है बिहार में पहुंची। तेईस अगस्त को ये यात्रा जो है वो बिहार में पहुंची और वहां पे लालू प्रसाद यादव ने उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, लालू प्रसाद ने वो रथ और एडवाणी दोनों को जेल में डाल दिया। अब उसके बाद 1991 का इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया। 89 के इलेक्शन में उसको 11% वोट मिले थे, लेकिन 91 के इलेक्शन में उसका वोट परसेंटेज बढ़ के 21% हो गया, यानी 10% उसके वोट ऑलमोस्ट डबल हो गए। लोकसभा में उसकी सीटें पहले 85 आई थी, इस बार 120 हो गई। कर्नाटक, आसाम, तेलंगाना जैसी रियासतों में उसका अकाउंट ओपन हो गया और कांग्रेस के बाद जो है वो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी इंडिया की बीजेपी बन गई। आरएसएस ये एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा खुश हुआ। 6 दिसंबर 1990 को आरएसएस, बीजेपी ये सब लोगों ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। तो तफसीलात हम जानते हैं, उमा भारती, एडवाणी ने वहां जज्बाती तकरीर की। उसके बाद फिर एक फैनेटिक जो जुनूनी हिंदू था, उसने मस्जिद पे भगवा परचम लहरा दिया और थोड़ी देर में जो है मस्जिद शहीद हो गई। इसके नतीजे में मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, मुसलमानों को जानी तो माली नुकसान हुआ। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे राम मंदिर मूवमेंट से जो मंडल पॉलिटिक्स थी उसका जवाब दे दिया गया वीपी सिंह की। दूसरा ये कि हिंदू जो है वो यूनाइट हो गए, है ना, हिंदू बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हुआ और उसका फायदा उसको इलेक्शन में हुआ और उसकी मदद से फर्स्ट टाइम उसकी जो है गवर्नमेंट बनी। पहले 13 दिन के लिए बनी, फिर 13 महीने के लिए बनी और उसके बाद 5 साल। और अभी हम देखें कि अब नरेंद्र मोदी जो है और ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट करके शायद 2024 का इलेक्शन भी उसकी मदद से ये जीतने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिक्स आई, मैंने यहाँ तक लेके आया बाबरी मस्जिद।
अभी थोड़ा सा हम लोग और पीछे जाएंगे और वापस से ये पॉलिटिक्स को रिएटरेट करेंगे। आरएसएस की जो जैली तंजीमें हैं उसमें सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो रहा वो बीजेपी का रहा, है ना। बीजेपी के बाद आरएसएस की सबसे कामयाब तंजीम हम जिसको कह सकते हैं वो बीएचपी रही थी। आजकल वो थोड़ा डाउन हो गई, ठीक है, मोदी ने उसको खत्म कर दिया। बीएचपी की जो बेस है वो 1964 में रखी गई थी, ठीक है। अभी यानी 2019 में उसको कुछ 57-58 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गए, कुछ प्रोग्राम के उन्होंने लिए थे। बीएचपी का मकसद क्या है? हिंदू धर्म की हिफाजत, हिंदुओं को बेदार करना, उन्हें जमा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। स्वामी चिन्मयानंद मतलब आवाज आ रही क्या? हेलो गयास, आवाज आ रही? हाँ आ रही आवाज आपकी, यू कैन कंटिन्यू। हाँ हाँ, जो शायद किसी ने गलती से म्यूट कर दिया था। नहीं यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो ये समझ रहा है ना जो चल रहा है, क्योंकि सामने लोग हैं नहीं इसलिए मुझे समझ नहीं रहा कि वी आर फॉलोइंग। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि आरएसएस की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रही तो उसमें वीएचपी सबसे ज्यादा कामयाब सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रही। कैमरा ओपन करिए थोड़ा। कैमरा बंद हो गया, अभी दिख रहा है? जी जरा फाइन जी। तो वीएचपी को एक 58-60 ईयर हो गए। स्वामी चिन्मयानंद जो है ये हिंदू मजहब का हम क्या कहेंगे बहुत बड़ा मजहबी गुरु था, जिसमें चिन्मया मिशन की बुनियाद रखी। इस मिशन का मकसद था कि अद्वैत वेदांता, है ना। अद्वैत वेदांता क्या है? ये एक पुरानी आइडियोलॉजी है हिंदू मजहब की, जिसमें इंसान को मारिफत मिल जाती, उसको खुदा की कुर्बत उसको मिल जाती है। यानी जैसा हमारा किसी लेवल पे वातुल वजूद है, वैसा अद्वैत वेदांता हिंदू मजहब में है। तो चिन्मयानंद जो था वो खासतौर से भगवत गीता वगैरह पर उसको काफी कमांड था। तो उसने क्या किया कि 1951 में पूरी दुनिया में हिंदुइज्म का जो स्पिरिचुअल पैगाम है और उसका कल्चर है उसको फैलाने के लिए उसने यूरोप, अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में अपना नेटवर्क कायम किया। आज भी तकरीबन 300 अलग अलग इंटरनेशनल सेंटर्स उसके अवेलेबल है। दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो है उनके लेक्चर्स होते हैं। चिन्मय जो था वो बहुत ज्यादा हार्डकोर था, सादा जिंदगी गुजारने का आदी था। वो सुबह 3 बजे उठकर गंगा के मतलब क्या कहेंगे बर्फीले पानी से स्नान करता था और काफी स्टडियस था, देर रात तक जो है वो स्टडी करता था। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वेदास को समझने समझाने में और हिमालय के दामन में गुजारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो अपना उस्ताद था तो उसके उस्ताद ने उसको कहा कि अब तुम अपनी जिंदगी जो है वो हिंदू धर्म के लिए लगा दो। तो हिमालय के पहाड़ों में कहीं तो रहता था। उसके बाद चिन्मय ने क्या किया कि वो वहां से वापस आया और पूरे इंडिया का उसने दौरा किया। तो उसके बाद उसने देखा कि हिंदू मजहब जो है वो सिर्फ ब्राह्मण्स तक लिमिटेड है और आम पब्लिक को उससे कोई बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं है। तो उसने ये फैसला किया कि हिंदू मजहब को अवामी सतह पर मैं फैलाऊंगा और उसके लिए अपनी जिंदगी जो है वक्फ कर दूंगा। उसकी मेहनत, जहानत और इनकी वजह से वो बहुत जल्दी पूरे इंडिया में मकबूल हो गया, है ना। यानी उसकी जो 1956 में उसके जो सेंटर था तो उसका इफ्तिताह जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक है। उसके अलावा थाईलैंड, हांगकांग, जापान, मलेशिया, अमेरिका, मैक्सिको, स्पेन, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सभी इसमें उसके सेंटर उसने कायम किया। उसके बाद उसने सोचा कि हिंदुओं की कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरे हिंदुओं को यूनाइट करे, जो उनके रिलीजन और कल्चर को का तहफ्फुज करे, ठीक है। अभी इसका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं था चिन्मय का, लेकिन आरएसएस का एक दूसरा लीडर था आप्टे, जो एक पेपर निकालता था। तो आप्टे भी सोच रहा था कि हिंदुओं की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो लॉयर था। तो ये दोनों ने मिलकर जो है एक प्लान बनाया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हिंदुओं की बनाएंगे। उसके बाद गोलवालकर के सामने इन्होंने वो रखे, है ना, और इस तरह वीएचपी का एक प्लान उन्होंने पास किया और कहा गया कि हिंदू मजहब और कल्चर के तहफ्फुज के लिए एक हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है।
उसके फाउंडेशन में महाराष्ट्र के जो श्री तिपड़ूजी महाराज है, करण सिंह, सुशील मुनि और पीस नोबल इनाम याफ्ता क्या कहें दलाई लामा, ये सब लोगों ने मिलकर उसका फाउंडेशन किया। इन 1966 कुंभ के मेले में उसका बाकायदा ऑफिशियली ऐलान किया गया और ये तय पाया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर कभी भी वीएचपी का हिस्सा नहीं बन सकता और उसमें सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू ये चारों मजहब के लोग जो है वीएचपी के मेंबर बन सकते। तो ये बात रखी गई यानी वीएचपी के कॉन्स्टिट्यूशन में कि आज दुनिया जो है वो मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्टों ये तीनों के बीच में डिवाइड हो गई और ये सब मिलकर हिंदुओं को नरम निवाले के तौर पे निगल रहे, यानी हिंदू इनके लिए सॉफ्ट टारगेट हो गए। तो अब वो वक्त आ चुका है कि हिंदू समाज भी जागे और अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने तहफ्फुज़ के लिए खड़ा हो। तो ये सारी बेसिस पर जो है वीएचपी बनी। अब वीएचपी ने हिंदुओं में बड़े पैमाने पर खिदमत खल्क के सोशल काम किए, एजुकेशन, मेडिकल, रोजगार है ना, उसके हजारों प्रोजेक्ट आज भी इंडिया में चलते, उसकी शाखें दुनिया भर में फैली हुई है। उसके अलावा हिंदुओं में जात पात की मुखालिफत, गौ रक्षा है ना, लौ जिहाद, हिंदू में तब्दीली मजहब की मुखालिफत और राम मंदिर, ये सारे जो है तो उसके मकासद करार पाए। बरगद का पेड़ जो है वीएचपी का लोगो है। वीएचपी का ज्यादा काम जो है वो ट्राइबल्स में, देहातों में, कम पढ़े लिखे लोगों और आदिवासियों में है। आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि वीएचपी साधु और संतों की पार्टी है जो ठेठ रिलीजियस बेसिस पे चलती है। उसका नारा है कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। ठीक है, बाबरी मस्जिद मूवमेंट में वीएचपी का बहुत की रोल रहा है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि किस तरह एडवाणी ने वीएचपी के साथ टाइप करके उसके वो बनाया। वीएचपी में सबसे ज्यादा जिस आदमी को पॉपुलैरिटी रही वो रहा प्रवीण तोगड़िया। ठीक है, तोगड़िया अहमदाबाद का रहने वाला था, पेशे से डॉक्टर, और वो 10 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता था। मोदी और तोगड़िया बहुत करीबी दोस्त थे, उनमें बहुत गहरी दोस्ती पाई जाती थी। दोनों में कई सिमिलरिटीज थी, दोनों संघ के लिए बहुत कमिटेड थे, दोनों प्रचारक थे, है ना। यानी उनकी दोस्ती जैसे हिंदी फिल्मों की जय और वीरू की जैसी थी, है ना, एक ही गाड़ी पे दोनों घुमा करते थे। उसके बाद आरएसएस ने फैसला किया कि वीएचपी को ज्यादा मजबूत करने के लिए 83 में उन्होंने तोगड़िया को रिलीज कर दिया आरएसएस से। आरएसएस ये करती है कि उसके जो प्रचारक है तो उनको अलग अलग तंजीमों में काम करने के लिए वो भेज देती तरबियत करने के बाद। तो 83 में उसने तोगड़िया को दिया वीएचपी और मोदी को दिया बीजेपी के, तुम दोनों जाओ और काम करो। ठीक है, अब ये हुआ कि तोगड़िया का सफर तो बहुत अच्छा रहा, वो बहुत जल्द वीएचपी का जनरल सेक्रेटरी बन गया। तोगड़िया बहुत ही फायर ब्रांड स्पीकर था, हिंदुओं के जज्बात जो है उसको भड़काना खास आते थे और गुजरात को उसने अपना मतलब होम ग्राउंड बनाया और गुजरात में काम शुरू किया। उसके यानी एडवाणी की जो खूनी यात्रा थी उसमें भी तोगड़िया का काफी रोल था। अब मोदी जो है वो बीजेपी में आया और उसको गुजरात का बीजेपी का सेक्रेटरी बना है। ठीक है, और तंजीमी सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बना है। ठीक है, उसके जिम्मे ये काम था कि जो भी एडवाणी की यात्रा गुजरात से बाहिफाजत निकले, कामयाब हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करे। ये वो जमाना था जब गुजरात बीजेपी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी थी, हिंदुत्व की पॉलिटिकल लेबोरेटरी थी। अब ये जो यात्रा है मोदी के लिए एक क्या कहेंगे हम पॉलिटिकल लीडर जो है साबित हुई, है ना। और मोदी गुजरात की स्टेट के अंदर एक बीजेपी के एक स्ट्रॉन्ग कैडर के तौर पे, एक लीडर के तौर पे जो है वो उभरा। अब वो रैली की कामयाबी की वजह से गुजरात असेंबली में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल। बीजेपी ने 67 सीट जीतकर जनता दल गुजरात के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली, लेकिन ये हुकूमत ज्यादा नहीं चली और जनता दल कांग्रेस में जम हो गई। लेकिन इससे ये हुआ कि गुजरात में बीजेपी का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो गया। अगले इलेक्शन में मोदी को गुजरात बीजेपी की इलेक्शन मुहिम का इंचार्ज बनाया और इस बार जो है 2/3 से ज्यादा सीट बीजेपी ने हासिल की, है ना। यानी 181 में से ऑलमोस्ट 121 सीट जो है बीजेपी को मिली। 19 मार्च 1995 को केशव भाई पटेल गुजरात के पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द बीजेपी, जिसको कहा जाता है कि पार्टी विद डिफरेंस, तो पार्टी विद डिफरेंसेस हो गई। शंकर सिंह वाघेला ने केशव भाई के खिलाफ बगावत कर दी। केशव भाई पटेल की हुकूमत में मोदी और तोगड़िया कोर कमेटी के मेंबर थे। केशव भाई पटेल की हुकूमत के खिलाफ जब शंकर सिंह वाघेला ने बगावत की और हुकूमत गिरानी चाहिए तो दोनों ने मिलकर उसकी बहुत मुखालिफत की, धरने दिए, रैलियां की।
बाद में ये हुआ कि केशुभाई और वाघेला के दरमियान जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया और सुरेश मेहता को चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन वो जो कुछ हुआ, जो झगड़े हुए दोनों लीडरों के बीच में, तो कहा गया कि ये सारी साजिशें जो है वो मोदी ने की, है ना। यानी कंस्पिरेसी जो रची गई उसके इल्जाम में उसकी सजा किसको दी है? मोदी को दी है। और उसको गुजरात से बाहर, जैसा हमारे यहाँ पुलिस में ट्रांसफर होते हैं, नक्सलाइट बेल्ट में डालते हैं, वैसा उसको हिमाचल और हरियाणा में भेज दिए कि जाओ वहां पे जाके काम करो। यानी चूंकि गुजरात में उसके रूट्स थे तो उसको दूसरे स्टेट में फेंक दिए। इसको कहा जाता है कि ये मोदी का पॉलिटिकल संन्यास का दौर था, है ना। और ये जमाना इतना मोदी के ऊपर सख्त था कि वो गुजरात में जब आता था तो कोई बीजेपी के लोग उससे मिलते भी नहीं थे कि उससे अगर हम मिलेंगे तो पार्टी हमसे बदला लेंगी। यानी कहा जाता है कि उस जमाने में 2 या 3 लोग थे जो सिर्फ मोदी गुजरात में आता था उनसे वो मिलता था। उसमें से एक अमित शाह था, है ना, क्योंकि अमित शाह पहले से बहुत करीब था मोदी के और वो मोदी की हिंदुत्व और उसकी आइडियोलॉजी उससे बहुत इम्प्रेस था। तो सरखेज नाम का एक मकाम है वहां पर, अमित शाह चूंकि एक स्ट्रॉन्ग मैन गुंडा टाइप आदमी था, एमएलए था और बहुत भारी मार्जिन से इलेक्शन जीता करता था वो। तो अमित शाह का उस जमाने से मोदी के साथ था। फिर तोगड़िया एक दूसरा आदमी था, चूंकि बहुत करीबी दोस्त थे। गुजरात में तोगड़िया ने अपना काफी इम्पैक्ट बना लिया था, वहाँ लाखों की तादाद में उसके फॉलोअर्स थे और वीएचपी वहां पे बहुत मजबूत हो गए। दूसरी तरफ मोदी हरियाणा और हिमाचल में भी नाकाम हो गया, वहां भी पार्टी उसकी हरकतों से नाराज हो गई और वहां की जो पार्टी थी उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको यहाँ रखना नहीं चाहते, इसको यहाँ से लेके जाओ, ठीक है। लेकिन इस पूरे पीरियड में मोदी डेवलप हो गई। यानी बीजेपी की पहली मर्तबा गुजरात स्टेट में गवर्नमेंट बनी और वो गवर्नमेंट जो है अनसक्सेसफुल साबित हुई। यानी 4 साल में उसके 4 चीफ मिनिस्टर बदल गए, बीजेपी की हालत खराब हो गई, म्युनिसिपल इलेक्शन में हार गई। दूसरी तरफ गुजरात जो जलजला आया अर्थक्वेक, उसके रिलीफ पर हुकूमत नाकाम हो गई और बीजेपी का बहुत ज्यादा गुजरात में निगेटिव पूरा मोमेंटम हो गया। तो आरएसएस, बीजेपी सब लोग परेशान हो गए। यानी उनको वहां कैडर था, पार्टी थी, ऑर्गेनाइजेशन था, सब था। एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, एक ऐसा आदमी जो ये सारी चीजों को कंट्रोल कर सके, जिसके अंदर इंतजामी सलाहियत हो। अब क्या किया जाए, ये परिणति थी। तो अडवाणी और तोगड़िया बहुत ज्यादा कन्विंस थे कि मोदी को ये दिया जाए। लेकिन आरएसएस भी बहुत ज्यादा मोदी के फेवर में नहीं थी, क्योंकि इसका जो ऑटोक्रेटिव नेचर था, डिक्टेटर टाइप का नेचर था, खुद अटल कन्विंस नहीं था। लेकिन तोगड़िया ने और अडवाणी ने मिलके और फिर आरएसएस ने भी सपोर्ट किया कि मोदी को चीफ मिनिस्टर बनाए। लेकिन फिर स्टेट जो थी गुजरात की स्टेट बीजेपी, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, है ना। आखिर में फिर संघ और तोगड़िया के जबरदस्त बनाव के बावजूद, दबाव की वजह से मोदी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो 17 अक्टूबर 2001 को मोदी आजाद हिंदुस्तान का पहला संघ का प्रचारक, यानी कोई प्रचारक चीफ मिनिस्टर बना। अब मोदी के लिए ये जो पूरा सफर था ये बहुत आसान नहीं था। वो गुजरात के छोटे से गांव से निकला, गरीब खानदान में पला बड़ा, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आलाजाद के दौलतमंद पटेल लोगों का कब्जा है, वहां पर ओबीसी से एक आदमी का आना और चीफ मिनिस्टर बन जाना, ये मतलब एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, एक कारनामा था मोदी का। यानी आप ठीक है, मोदी को कितनी भी उससे गालियां दी दीजिए, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा। और ये भी मानना पड़ेगा कि मोदी ऐसा लकीली नहीं बना था, बल्कि उसकी कैपेबिलिटीज के बेस पर उसको गुजरात का सीएम बनाए थे, ठीक है। अब मोदी को वजीर आला बनाने में तोगड़िया ने मेहनत की। इस एहसान के बदले में मोदी ने बड़े पैमाने पर तोगड़िया के जो सपोर्टर्स थे उनको अपनी कैबिनेट में जगह दी। गोवर्धन जफाड़िया जो था उसको होम मिनिस्टर बनाया, ठीक है। तो अब तोगड़िया को ऐसे लगने लगा कि वो गुजरात में हिंदू राष्ट्र को कायम कर सकता है। तो तोगड़िया ने पूरी प्लानिंग की और मुसलमानों की जेनोसाइड करने गए। 2002 के जो फसादात हुए, वो फसादात की मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, किस तरह वो फसादात हुए और किस तरह वो किए गए, सब आप लोग जानते हैं। बहरहाल, तो गुजरात लेबोरेटरी में वो फसादात हुए, उसमें बड़ी कामयाबी जो है बीजेपी को मिली। और उसके बाद तोगड़िया ने कहा कि बहुत जल्द ये एक्सपेरिमेंट हम दिल्ली में भी दोहराएंगे और अगले 2 साल में मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। ये तोगड़िया का ख्वाब था, लेकिन तोगड़िया को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। मोदी ने वो पूरी नस्ल कशी को अमल और अद्यामल, एक्शन रिएक्शन करके डिफेंड कर।
उसके बाद 2002 में फिर से गुजरात में इलेक्शन हुए, यानी मोदी तो 1 साल के लिए ही बना था, 6 महीने के लिए। फिर उसके बाद जब सेकंड टर्म इलेक्शन हुए, तो अब मोदी की अपनी एक इमेज थी, उसको तोगड़े की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, हिंदू हृदय सम्राट, है ना। और तोगड़े ने भी उसके लिए बहुत मेहनत की, 1 महीने में उसके लिए 100 से ज्यादा रैलियां की, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर जो है उसको दिया, और ये इलेक्शन बहुत आसानी से तोगड़े और मोदी ने जो है दोनों ने जीत लिए। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो है मोदी बिल्कुल ही बदल गया, है ना। यानी तोगड़िया को ये लग रहा था कि इसके बाद अब पूरा कंट्रोल उसका गुजरात पे रहेगा, तो वैसा नहीं हुआ। मोदी ने ये किया कि जितने तोगड़े के लोग थे उनको सबको साइडलाइन कर दिया, उसके किसी भी आदमी को कोई की पोस्ट नहीं दिया, बल्कि गुजरात के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात के फसादात के केसेस फिर से खुलवाओ, तो मोदी ने क्या किया कि वो पूरे केसेस फिर से खुलवाया, और उसमें जितने तोगड़िया के लोग थे, चाहे वो माया कोडनानी हो या जितने लोग थे, वो सबको फंसा दिया, है ना। और अपने जो लोग थे उनको सबको बचा दिया। उसके बाद तोगड़े को समझ में आया कि मोदी ने जो है उसको यूज करके मतलब यूज एंड थ्रो की पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। यानी तोगड़े ने कई बार उसने शिकायत की कि मोदी गुजरात फसादात का क्रेडिट खुद ले रहा है, जबकि सारा कत्लेआम जो है वो हमने करे। अडवाणी जब पाकिस्तान गए और उन्होंने जिन्ना को सेकुलर कह दिया, तो उस पर वीएचपी ने पूरे गुजरात में जबरदस्त आंदोलन किया। मोदी ने उस आंदोलन को बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स की मदद से क्रश किया, और वीएचपी के जो कारकुनान है उनकी जोरदार पिटाई की। यानी हैरत की बात है कि वो लोग जिन्होंने थोड़े दिन पहले मोदी के लिए पूरे गुजरात में कैंपेनिंग की, अभी मोदी की पुलिस जो है उनको ठोक रही थी। अब वहां से जो है दोनों आमने सामने हो गए। फिर मोदी का जो डेवलपमेंट प्लान था उसमें 1200 मंदिर जो है वो डेवलपमेंट प्लान के बीच में आ गए, तो मोदी ने कहा कि वो मंदिरों को गिरा दिया जाए। अब वीएचपी का एक मकसद ये भी है कि मंदिरों की हिफाजत करना, तो फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर तो इसको मौलाना मोदी का लकब दे दिया और कहा कि तू गजनवी की खानदान का है। तो इस तरह यानी दोनों के बीच में जो है तो इख्तिलाफत पैदा हो गया। मोदी ने फिर ये किया कि वहां पे मुसलमानों को करीब करने के लिए सद्भावना यात्रा शुरू की, ठीक है, और इस पर और ज्यादा इख्तिलाफत शुरू हो गए। तोगड़े ने किया कि मोदी के अगेंस्ट तकरीरें शुरू कर दी, और जाहिर है तोगड़े अपनी तकरीरों के लिए मशहूर थे, लेकिन मोदी ने किया कि तोगड़े को गुजरात से बाहर कर दिया और वहां पर उसकी तकरीरों पर पाबंदी लगा दी। यानी एक जमाना वो था कि मोदी को गुजरात में घुसने नहीं देते थे, तो तोगड़े ने अपना कैबिनेट को बैठने के लिए दिया था। और अब यहाँ पर यानी उसी रियासत में जहाँ तोगड़े की पूरी जिंदगी गुजरी, जहाँ का चीफ मिनिस्टर उसका अपना सबसे करीबी दोस्त और संघ का साथी नरेंद्र मोदी था, जिसको यहाँ पहुंचाने के लिए तोगड़े ने इतने एफर्ट्स लिए, आज उसी गुजरात में जो है तोगड़े के आने पर पाबंदी लगा दी। धीरे धीरे गुजरात में तोगड़िया और वीएचपी को मोदी ने इतना कमजोर कर दिया कि अब उसके लिए कोई खतरा नहीं बचे थे, है ना। तोगड़िया ने बहुत कोशिश की, बाद में अशोक सिंघल भी आया, आरएसएस भी आए, और दोनों को यानी पैचअप की कोशिश की, लेकिन वो कोई पैचअप हुआ नहीं। और गुजरात में तोगड़िया और वीएचपी जो है इसको मोदी ने खत्म कर दिया। दूसरी तरफ फिर ये वो अशोक सिंघल भी बीमार हो गया था, तो आरएसएस ने फिर यही समझा कि अभी यहाँ से तोगड़िया को निकाल लिया जाए, क्योंकि मोदी तो उसको ज्यादा टॉलरेट करेगा नहीं। और वहां से फिर उसने तोगड़े को निकाल के वीएचपी का इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी उसको बना दिए, और इस तरह ये जो है खत्म। यहाँ पर फिर उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव 3 इलेक्शन जो है मोदी ने जीते, और गुजरात में जो है तो उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है कायम हो गया। तो ये समझ लो 2009-2010 तक की पॉलिटिक्स थी। तो अभी वक्त काफी हो गया है ना, काफी 1 घंटे से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो आगे की भी चूंकि बहुत ज्यादा तफसीलात है, अगले 10 साल में मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर बना, तो इंशाल्लाह वो किसी और मौके से आप लोगों के सामने रखूंगा। इसमें कुछ सवाल आते, कुछ एडिशन या कुछ डिस्कशन हो तो हम लोग करें। जी गया साहब। जी हाँ, वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी को कुछ ऐड भी करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, तो वो लोग ऐड कर सकते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप समझते हो कि बात इस तरह से होनी थी और इस तरह से नहीं हुई, तो आप वो सारी चीजें ही बोल सकते हैं।
So I will be the first person to add something because जैसा कि आपने मंडल की जब बात की है, तो मैंने जो ये मंडल वगैरह का जो केस है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया था। तो मेरे को जो मतलब मैं जो उसके बारे में पढ़ा हूँ, 1931 was the last census based on caste. एंड जो मंडल है मंडल जो थे जोगेंद्र मंडल जो थे, उन्होंने 1931 के सेंसस को लेकर के रिजर्वेशन दिया है ओबीसी को। तो अनफॉर्चुनेटली 1931 इंडिया इंक्लूड्स पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो ये जो पूरी जो मैट्रिक्स है आपकी रिजर्वेशन की, दैट इज बेस्ड ऑन 1931 सेंसस। सो द रीजन फॉर विच आई एम शेयरिंग दिस थिंग इज दैट if they have NRC, then you have this caste based census. अगर आपको मतलब कुछ alternate बात करना है, just not just opposing the policy of the government, you should bring in your own policy. तो ये हम कुछ इस तरह से सोचते हैं, क्योंकि अभी तक caste based census नहीं हुआ है। सिर्फ 1931 का जो था लास्ट सेंसस वही हुआ, और उसी बेसिस पे पूरे ऑल ओवर इंडिया पे जो है ना रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, which means 49% ऑफ पब्लिक सीट्स, जो जितने भी 49% आपके सीट्स है, वो सारे के सारे जो है 1931 के सेंसस पे दिए जा रहे हैं। तो ये कास्ट के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, तो मैं समझा कि ये चीज मिस हो गई थी, तो ऐड कर रहा हूँ आपको, ताकि अगर मुसलमान इसके ऊपर बहसीत कौम यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर इसको एड्रेस करें, तो दिस विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि अपर कास्ट भी आपके साथ जुड़ेंगे इसके अंदर। क्योंकि 1931 कितना मतलब आप देखिए आप कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, कुछ सालों में 100 साल हो जाते हैं उसको, और उसी 100 साल के आप सेंसस के ऊपर पब्लिक को जो है ना आप रोजगार दे रहे हैं। दिस कुड बी अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस इशू। हाँ, जज़ाकल्लाह, अच्छा पॉइंट ऐड किया। जी। जी, और बाकी कहाँ आज हमारे मोमिन साहब नहीं है क्या? आज उनके घर पे शादी है सर। अच्छा, उनकी नहीं है ना? नहीं, उनकी नहीं। ठीक है, बाकी लोग अगर या आप लोग ऐड कर सकते हैं प्लीज, और एटलीस्ट दोज हु आर रीडिंग दोज मटेरियल, हिंदुत्व सेवा करके जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था, उसमें से भी अगर आप कुछ बातें बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, वी वेलकम दैट। उससे ये होगा ये। पूरा शुरू में जैसा मैंने बोला था ना कि जो हिंदू जो बदला है ना, यानी पहले एक मजहबी हिंदू था, फिर उसकी एक आइडियोलॉजिकल हिंदू सावरकर ने इसको बनाया, फिर बाद में गोलवालकर के जमाने में कल्चरल हिंदू बना, है ना। जी। तो अपूर्वानंद ये कहते हैं कि अब ये जो हिंदू है, अब जो बना पिछले 30-35 साल के एक्सपेरिमेंट से, ये पॉलिटिकल हिंदू है ना। जी। तो सावरकर कहते कि सॉरी अपूर्वानंद कहते कि आरएसएस और बीजेपी ने पिछले 30-35 साल में एक पॉलिटिकल हिंदू तैयार कर दी है। तो ये जो हिंदू जिसको हम कहते हैं ना, उसका भी यानी इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले रिलीजियस, फिर आइडियोलॉजिकल, फिर कल्चरल नेशनलिज्म जिसको कहते थे कल्चरल, और अब जो हिंदू बन गया वो पॉलिटिकल हिंदू, जो बीजेपी को वोट करता है। जी। एंड मतलब कि फॉर हिम द पॉलिटिक्स इज डिवाइन डिविनिटी, मेरे को जो समझ में आया है, मतलब एट द लास्ट लेयर जो उनकी है, लास्ट लेयर ऑफ द पीपल है, दे सी ऑल दिस एक्टिविटी नॉट एज अ पॉलिटिकल एक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे ऐसा दिखता है। हाँ, वही ना जो मैं बोल रहा हूँ ना, पॉलिटिकल हिंदू मतलब क्या है, जैसा पॉलिटिकल मुस्लिम हम बोलेंगे, वैसा पॉलिटिकल हिंदू यानी मजहब और पॉलिटिक्स को मिक्स करके। तो जैसा हमारे यहाँ बहुत जो चीजें बिल्कुल बेसिक बचपन से सिखाए जाते हैं, वो मजहब के सिखाए जाते हैं, लेकिन हिंदुओं में अगर आप देखेंगे उनके यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा सिखाई जाती है, यानी शुरू से उनका जाती दिलचस्पी भी उसमें रहती है, वो डिस्कशंस में रहते हैं, वो सारी चीजें उनके यहाँ। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो उतने डिस्कशन में नहीं आते। तो ये एक बात बोल सकते हैं कि भारत की तरक्की की वजह से भी ये हो सका है, मतलब कि लोग सियासत पर डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ में आता है कि दे आर वेरी मच वेल इन इट देयर इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिकल अफेयर्स में तो वेरी वेल है वो,
लेकिन पार्टीशन के बाद तो अगर देखेंगे तो जो ब्राह्मण्स जिस इकोनॉमिकल स्टेटस पे थे तो मुसलमान भी ऑलमोस्ट वैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपना ये कल्चर डेवलप करे पॉलिटिक्स का, उस पे डिस्कशंस का, उस पे जैसा आरएसएस के यहाँ अगर देखेंगे शाखा वगैरह में क्या होता है, 10-15 लोगों का एक ग्रुप बैठ के जो भी करंट अफेयर्स चल रहे उस पर डिस्कशन करता, बाद में एक आदमी उसको कंक्लूड करता, प्योर पॉलिटिकल डिस्कशन होती है। तो इससे क्या है, पॉलिटिकल सेंस जो है वो जनरेट होता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए मुसलमानों में कोई फोरम ही नहीं है, यानी जितने हमारी जमातें हैं, फोरम्स है, वो सब रिलीजियस बेसिस पे है ना, जी और हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। जी जी दवा की हुसैन जी। और कोई ऐड करेंगे इस पर? हेलो। अबू लगा करे सो वहाँ पे सो लोग ही छे। नहीं दूसरी है। मेरे तो ठीक है, गया सब मेरे ख्याल से वी नीड टू नहीं, कंक्लूड। आप ही कर दीजिए। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा सेशन था हमारा, जिसके ऊपर हमने अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी के तहत हिंदुत्व पर बात की है। आज जो हमने ये लास्ट 25 ईयर्स, इसकी वजह ये रखी थी कि हम लोग ये सेशन के अंदर कोई किताबी बात नहीं करना चाहते। कि किताब के अंदर से जो नजरियात निकल करके जमीन पे आए हैं और उनको लाने में इन लोगों ने काम किया, और फिर उसकी जो तब्दीली हुई आम फहम में लोगों को समझाने की जो उनकी अंदर सलाहियत बढ़ी है, और एक हुजूम को वो लोग तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक अलग काम हुआ है 25 साल के अंदर। तो उसी पर शबी भाई आपके सामने वो सारी बातें कह रहे थे कि किस तरह से इवेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसा राम मंदिर है या ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर इशू है और मंडल है, फिर उसके बाद शख्सियात, ये वीएचपी और फिर मोदी का जो ताल्लुक था, ये सारी चीजों पर हमने बात की है। तो दिस सेशन वाज नॉट एट ऑल एन आइडियोलॉजिकल सेशन, बट हाउ दैट आइडियोलॉजी वाज टेकन डाउन टू द सोसाइटी, उस पर हमारा फोकस रहा है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन वी विल शिफ्ट टू अवर रेगुलर अफेयर, और इस पर हम कोशिश ये करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इस्लाम आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग। इट इज कास्ट, यू आर अवेयर अबाउट कास्ट, अम्बेडकर, फूले, ये सब एक अलग ही समाज के लोग हैं, और जो है सुना इनकी अपनी एक तारीख है। उसी तरह से गोवालकर, सेवाकर और फिर मूंजे, फिर के ये आरएसएस, इनकी इनके पास भी हिस्ट्री है, मगर इनकी टोटली डिफरेंट हिस्ट्री है। मैं एक इवेंट को ये लोग अलग देखते हैं, उसी तरह से अम्बेडकर और फूले वही हिस्टोरिकल इवेंट को टोटली डिफरेंट देखते हैं। तो एक इवेंट आपको सामने बस बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। एक इम्पोर्टेंट जो अभी यहाँ पे जो पुणे में है, देखिए आप, कौन सा गांव है वो, शबी भाई आपको याद है वो गांव इसके अंदर? हाँ राइट। तो वो एक हिस्टोरिकल इवेंट, अगर मैं आपको बस बता दूं कि डिफरेंस क्या है। देखिए, वो भीमा कोरेगांव क्या होता ये है कि अंग्रेज, ये 4 जो है ना मराठा वॉर हुई है, 3 मराठा वॉर, तो उसमें से ये तीसरी या दूसरी मराठा वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स हारते रहते हैं, और भीमे कोरेगांव के आसपास में ये जंग चलते रहती है पेशवा के खिलाफ। जो पेशवा जो ब्राह्मण है और जो है ना, वो समझिए मराठा कौम का जो है नुमाइंदा है। तो उस दौरान में ये जो मराठे होते हैं, मराठे नहीं, ये जो अम्बेडकर की जो कास्ट है महार, ये जो महार होते हैं, महार समझिए कॉबलर्स के यहाँ के जो आपके चमार वगैरह कहते हैं, ये लोग होते हैं। या तो ये लोग वहां पर पेशवा के बजाय अंग्रेजों का साथ देते हैं, और वो लोग साथ देने की वजह से अंग्रेज जो है सो वो तीसरी मराठा वॉर जीत जाते हैं। तो अगर आप नेशनलिस्ट एंगल से देखेंगे तो ये एक्ट ऑफ ट्रीजन है, माने आप अपने नुमाइंदे, माने आप अपने नेशनल हीरो के खिलाफ जाकर के एक फॉरेनर के साथ ठहर रहे हैं। तो ये एक आज के अगर आप जमान में देखेंगे तो ये मुल्क से बगावत वाली बात हुई। लेकिन अगर आप फिर अंबेडकर की तरफ से देखेंगे तो अंबेडकर के नजदीक ये इवेंट महार कौम के लिए एक सेल्फ रिकॉग्निशन था, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन था, और एक समझे हिस्टोरिकल इवेंट था जिसके अंदर वो पॉजिटिविटी के तौर पे बयान करता है। तो उसी के ऑनर में आज आपके पास जो महार रेजिमेंट है,
इंडियन आर्मी के अंदर वेरियस रेजिमेंट थे हर एक तबके के। तो उस टाइम पे ये महार कौम को मार्शल रेस बोल के एक टाइटल दिया जाता है और उन्हीं के नाम पे एक रेजिमेंट बनाया जाता है। तो एक इवेंट है, देखिए भीमा कोरेगांव एक इवेंट है, मगर उसके अंदर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है। तो इसी वजह से हमें ये मुख्तलिफ नजरियात को भी समझना है। उसी के साथ इवेंट्स पे बात करना बहुत आसान बात है आज के ज़माने में, मगर उसके साथ आप एक जो डिराइव कर रहे हैं नैरेटिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप सभी से भी गुजारिश है कि जब कभी भी आप जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जब आप पढ़ रहे हो, तो आप एक अपना नैरेटिव उसके अंदर डेवलप करें। जो किताब में है बस उसी को ना पढ़ लें, बल्कि उससे टकराएं अपने ज़हन को, जो हक़ाइक़ आपके पास मौजूद है। और अगर कोई आप राइटर को देखते हैं और वो उस तरह से कुछ चीज़ें लिख रहा हो, तो ज़ाहिर-सी बात ये होता ये है कि आप उसको कबूल कर लेंगे, बट हमेशा ये होना नहीं चाहिए, बल्कि आप उसको टकराएँ, आपकी अपनी अपनी समझ से, अपनी अक़ल या अपनी जितनी भी आपकी तरबियत है, उसी एतबार से आप टकराएँगे, तो तभी आप वो जेन्युइन चीज़ ला सकेंगे समाज के साथ। तो ये एक भीमा कोरेगांव गाँव का मैं आपको तबसरा दे रहा हूँ। उसी तरह से कई सारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अ आगे चल कर के इंशाअल्लाह आपके सामने मालूम होगी। तो आज समझिए आप फेयरवेल है शबीब भाई का कि उन्होंने 3 लेक्चर्स हमारे साथ दिए हैं और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक़्त दिया। तो चंद अनाउंसमेंट्स है। एक ये कि इंशाअल्लाह कल मंडे के दिन शाम में 9 बजे एक सेशन होगा जिसके अंदर थॉट्स ऑफ ज्योतिराव फुले ऑन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिलाद के सिलसिले में मिलाद नबी और 12 रबीउल अव्वल ये चल रहा है। इसी वजह से हम लोग जो है सुना ये यहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या कहना है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो देखिए गांधी, नेहरू ये सब एक स्टेट के लीडर्स है, अवामी कायदीन नहीं रहे ये लोग। मैं कुछ बात कह रहा हूँ, आप लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, उसके बरक्स ज्योतिराव फुले, अंबेडकर अभी कहीं न कहीं अवामी लीडर हैं। आगे चल के वो भी स्टेट के ही लीडर बन जाएँगे, लेकिन उनकी अपील बहुत ज़्यादा है समाज के अंदर। तो इसी दौरान हमें पता चला कि ज्योतिराव फुले ने 2 पोएम्स लिखे हैं या अशआर लिखे हैं, एक शिवाजी के ताज़ीम व तकरीम पर और एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम ताज़ीम के ऊपर। तो इंशाअल्लाह उसी पर बात होगी कल 9 बजे। तो आप सभी से गुज़ारिश है कि आप उसमें शिरकत करें और फिर वहाँ से आप कुछ और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा संडे का सेशन होगा, उसके अंदर हम बिल्कुल फ़ोकस रखेंगे इस्लाम को और तो हाउ टू रिप्रेज़ेंट इस्लाम इन इंडियन लैंग्वेज, उसके ऊपर हम कुछ ऐसा सेशन रखते हैं और इंशाअल्लाह आपको मज़ीद मालूमात आगे कुछ चंद दिनों में दी जाएँगी। जज़ाकल्लाह खैर। Hopefully we will be concluding the session. If you have any other questions, अगर किसी के पास ऐसे questions आ गए हों, so we will wait for another 2 minutes. By 4:15 we will be concluding the session. Yeah, if you want to add something, we welcome that. अभी जो हमारे पास सेशन में है, कुछ नए लोग आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपना नाम और अपना प्रोफेशन और उनको किस तरह से इसके बारे में पता चला है, वो मुझे भेजें, व्हाट्सएप करें, तो बेहतर रहेगा। आई विल ऐड यू पीपल इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। खास तौर पे सैफ यूजे सलीम पटेल साहब, ये 2 हज़रात से गुजारिश है कि वो अपना इंट्रोडक्शन व्हाट्सएप करें मुझे। Okay, then we will leave. जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।